नमस्कार बच्चों, मैं राहुल कुमार आप सभी को इजी साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में कुछ जानकारी ले लिया था। हम लोग पढ़ चुके थे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी समाकलन क्या होती है, समाकलन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। और हमने देखा था कि समाकलन जो होता है वो प्रति अवकलज की एक प्रक्रिया होती है, तो उसमें आपको अवकलज का सूत्र भी आप लोग को बता दिया गया था। आज हम लोग चलेंगे, पढ़ने वाले हैं सब। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं कि पिछली कक्षा में हम लोग जो पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था समाकलन क्या होता है, जानकारी लिया था हमने। समाकलन के बाद हम लोग बोले थे कि समाकलन जो होता है वो क्या होता है, अवकलज का प्रति व्युत्क्रम होता है, या उसको हम लोग प्रति अवकलज भी बोलते हैं। ये बात आपको बता दी गई थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे पिछले कक्षा में आप लोग को बता दिया गया भी था कि आपका अवकलज का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिख दिए थे, बता दिए थे आपको। आज हम लोग चलते हैं, सब जितने भी आपके समाकलन के सूत्र होते हैं, सूत्र निकालते हैं, लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपके समाकलन के कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग अनिश्चित समाकलन के आधार पे हम लोग देखेंगे कि उसका ग्राफीय निरूपण किस तरह से होता है, और हम लोग ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। चलिए बच्चों देखिए, यहाँ हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। पहला हो गया, अगर x के पावर कोई फंक्शन n हो और उसका अगर x के सापेक्ष अवकलन करना है, समाकलन करनी है, तो उसका सूत्र होगा x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस में c। अगर sin x होता है तो sin x का होता है माइनस में cos x, और cos x का होता है प्लस में sin x। sec x स्क्वायर x का tan x प्लस c होगा, cos x स्क्वायर x का माइनस में cot x प्लस c होगा, sec x इंटू tan x का sec x प्लस में c होगा, cosec x इंटू cot x का माइनस में cosec x प्लस c होगा। उसी प्रकार अब आ जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो इनवर्स में देखिए, अगर 1 बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसका साइन इनवर्स x प्लस सी, या माइनस में आप लिख सकते हो कोस इनवर्स x प्लस में c। उसके बाद आपका आ गया माइनस, अगर यहाँ लगा हो, और बटा में 1 प्लस 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उसका इंटीग्रेशन आपका कोस इनवर्स x होता है। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस में साइन इनवर्स x प्लस सी। उसके बाद चलिए देखा जाए तो 1 बटा अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो उसका हम लोग समाकलन करते हैं तो tan इनवर्स x प्लस सी आएगा। माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो तो उसका कॉट इनवर्स x आएगा प्लस में c होगा। फिर अगर 1 बटा एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x प्लस में c आएगा। और माइनस 1 बटा एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो इतना बड़ा हम लोग लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x। यहाँ पे एक और आप फार्मूला लिख सकते हो माइनस में कोसेक इनवर्स x प्लस में c। उसके बाद देखा जाए e के पावर x इंटू डी एक्स हो तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x हो जाएगा। अगर चर अचर के पावर अगर चर हो यानी a के पावर x हो तो उसका इंटीग्रेशन a के पावर x बटा log a प्लस c होगा। अगर 1 बटा कोई x फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन आपका log x प्लस में c होगा। यानी हमने यहाँ देखा कि कुछ आपका महत्वपूर्ण, यानी कुछ आपके महत्वपूर्ण यहाँ पे हमारे इंटीग्रेशन यानी समाकलन के कुछ प्रमुख सूत्र हैं। और भी सूत्र हैं, लेकिन जब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे तो हर एक एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम लोग हर एक फार्मूला को प्रूव करेंगे और उसको यूज करते हुए चलेंगे। तो चलिए, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं समाकलन के प्रमुख सूत्र। अब हम लोग इसके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कि अनिश्चित समाकलन जो होता है, अनिश्चित समाकलन का उपयोग करके यानी अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण अब हम लोग पढ़ने वाले। तो इसको नोट डाउन कीजिए और आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब देखा जाए हम लोग जैसे पढ़े थे पिछले क्लास में कि समाकलन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। समाकलन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक समाकलन को हम लोग बोलते हैं निश्चित समाकलन,
निश्चित समाकलन, पिछले कक्षा में आपको बताया गया था समाकलन। दूसरा जो हम लोग का था उसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, जैसे पिछले कक्षा में भी हम लोग जानकारी लिए थे कि जो निश्चित समाकलन होता है वो निश्चित समाकलन जो होता है निश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण पर, जैसे हम लोग आपको बताया था कि कोई एक ये वक्र है। अब इस वक्र में कहता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक का, यानी मान लो कि कोई एक बिंदु A है, एक बिंदु क्या है B है, और इसके बीच में जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र का हमको क्या निकालनी है, क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करते हैं कि निश्चित समाकलन का उपयोग कर करके हम लोग देख लेते हैं, यानी इसका जो ज्यामितीय निरूपण होता है एक निश्चित दिशा में होगा और इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अब वही आता है अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण। तो चलिए अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण से पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से आप लोग को हम समझाते हैं कि अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण कैसे होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि आपका अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से, उस प्रश्न के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि उसका निरूपण किस तरह से होता है। तो चलिए देखा जाए। सबसे पहली बात, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर कोई आपका कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे कह दिया गया कि 2x का आप इंटीग्रेशन निकालो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई फंक्शन है 2x, अब उस 2x फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो अभी आपको एक फार्मूला बताया गया था, अभी फिलहाल तुरंत ही बताया आप लोग को कि कोई फंक्शन अगर x के पावर n हो और इंटू में dx, यानी x के सापेक्ष अगर इसका समाकलन करनी है तो हम लोग उसको लिखते हैं x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस में क्या होता है c होता है। हमने ये बात को अभी तुरंत फार्मूला के सूत्र के माध्यम से हमने देखा था। तो यहाँ भी आगे चलेंगे तो इसके बारे में कुछ गुण भी आपको हम बताने वाले हैं। हालांकि हमको पहले गुण बता देना चाहिए था उसके बाद, लेकिन चलिए अगर हम लोग इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया है तो हम लोग चलिए पहले इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। गुण एक प्रॉपर्टी होता है ऐसा कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, फंक्शन में आपका कोई आपका अचर से गुना है, तो अचर को सबसे पहले हम लोग बाहर निकालते हैं। तो चलिए 2 को सबसे पहले बाहर निकालो, x आ गया इंटू में dx आ गया। हमने यहाँ देखा तो x के पावर का कोई फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे एक संख्या एक हो सकती है। तो जब इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं तो इंटीग्रेशन निकालेंगे 2 आएगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के पावर क्या है n प्लस 1, और n का मान यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 और प्लस क्या हो गया c, 2 इंटू x के पावर 2 बटा में 2 और प्लस में आ गया c। देखिए 2 से 2 ये क्या हो गया, कट गए, यानी x स्क्वायर और प्लस में क्या आ गया c आ गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर 2x कोई फंक्शन है तो 2x का समाकलन जो आपका होगा x स्क्वायर प्लस में क्या होगा c। कोई दिक्कत? अब इसी फंक्शन को हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि निश्चित समाकलन का ग्राफ की निरूपण किस तरह से हो सकता है। तो चलिए देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा बच्चों कि जैसे ये मान लिया कि हमारा एक fx फंक्शन प्राप्त हो गया। fx जो हमारा आ गया वो x स्क्वायर प्लस क्या आ गया c आ गया, और c को हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, और अचर में c का मान कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर c का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं, पहले मान लीजिए कि अगर c का वैल्यू 0 से रखते हैं, तो अगर c का वैल्यू 0 रखें तो fx हमारा क्या प्राप्त हो गया, तो fx हमारा क्या प्राप्त हो गया, तो x स्क्वायर। इसी प्रकार अगर c का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं तो जो fx हमको मिलेगा वो fx हमारा कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर और रखा जाए, अगर x c का वैल्यू अगर मान लीजिए
कि 2 रख लेते हैं, तो जो हमारा एफ एक्स जो फंक्शन है वो हमें क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो गया 2 हो गया। आगे चलेंगे तो c इक्वल टू क्या हो सकता है बच्चा, तो मान लो कि और हम मान लेते हैं -1, तो c का वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो एफ एक्स का जो मान आने वाला है हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फंक्शन है उसमें क्या आ रहा है, 0 यहाँ आया, 1 आया, 2 आया, -1 आया, 10 -2 5 10 20 कुछ भी रख सकते हैं c का वैल्यू। तो c का मान यदि कुछ भी रखते हैं तो अब बात यहाँ पे ये आती है सर कि अगर इस फंक्शन का भी समाकलन इंटीग्रेशन करें, सॉरी इस फंक्शन का भी यदि आप क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, इस फंक्शन का भी करते हैं, इस फंक्शन का भी करते हैं, इस फंक्शन का भी करते हैं, तो यहाँ पे हमको 4 तरह के फंक्शन मिल गया। और चारों फंक्शन में से यदि आप कोई भी फंक्शन का उठा लीजिए और कोई भी एफ एक्स फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ डैश हमेशा हमको क्या मिलेगा 2x मिलेगा। चाहे आप इस फंक्शन का करो, चाहे ये आप इस फंक्शन का करो, चाहे इस फंक्शन का करो, चाहे ये फंक्शन का करो, या आगे और अगर c का वैल्यू 5 रख ले, 10 रख ले, 20 रख ले, 50 रख ले, तो कितना भी अगर आप क्या करते हैं किसी का भी अगर मान लो कोई भी फंक्शन हो और यहाँ पे आपका कुछ भी वैल्यू चर के रूप में अचर के रूप में आ जाए और उसका अगर हम लोग अवकलज करते हैं तो अवकलज करेंगे तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, तो 2x प्राप्त होगा कि नहीं होगा, 2x प्राप्त होगा। और यही जैसे यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, और इसी 1 2 3 5 10 20 50 के लिए हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन में c का उपयोग करते हैं और c हमको ये दिखाता है कि कोई चर का मान है, और चर का मान यहाँ कोई निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं c का उपयोग करते हैं। कहा कि c का मान अनंत होगा, इसीलिए हम लोग c का मान कुछ भी लेकर के चलते हैं। लेकिन इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं कि जैसे माने 2 यहाँ था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 प्लस में 1 था, यहाँ 0 था, अगर किसी का भी अगर अवकलज करते हैं तो हमेशा शून्य ही होता है, और जब शून्य होता है उसका समाकलन करेंगे तो हमको तो ये पता नहीं रहेगा कि उस फंक्शन में हमारा क्या दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था प्लस में, या माइनस में 1 दिया हुआ था, या जो भी चीज़ें दी हुई थी। तो इसी का उपयोग करते हैं हम लोग, उपयोग करके बनाते हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि कोई भी अनिश्चित यदि समाकलन होता है तो अनिश्चित समाकलन का ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है, यानी अनिश्चित समाकलन का हमने ग्राफीय निरूपण देखा। तो ग्राफीय निरूपण में हमने ये देखा कि c का मान अगर अलग अलग रखते हैं या कुछ भी रखते हैं तो उसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ का शेप क्या होगा, एक ही जैसा होगा। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी एक फंक्शन हो उसमें c का मान क्या हो, बदले, यानी c का मान हम लोग, यानी जो भी आपका कोई एक कोई फंक्शन हो और उस फंक्शन का यदि हम लोग समाकलन करते हैं तो समाकलन करने के बाद एगो अचर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, c जोड़ते हैं। इतना चीज हम लोग सीख चुके हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं अनिश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म। क्या गुणधर्म कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं अनिश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म। तो सबसे पहले हम गुणधर्म ये चलते हैं। पहला हमारा गुणधर्म ये कहता है सर कि कोई आपका कोई फंक्शन होता है तो उस फंक्शन का यदि आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दिया गया, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ dx, और कोई फंक्शन आपका यहाँ पे अगर fx दे रखा है तो इसका जो मान प्राप्त होगा वो fx प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा, c प्राप्त होगा। या इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं कि कोई आपका कोई फंक्शन अगर आपका f डैश x है और उसको अगर x के सापेक्ष यदि हमको अवकलज करनी, समाकलन करनी है तो उस फंक्शन का जो प्राप्त होगा समाकलन वो fx प्लस हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, c प्राप्त हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 यही कहता है क्योंकि कोई भी फंक्शन हो अगर उस फंक्शन का आपका अवकलज दिया गया हो
और उस अवकलज का यदि समाकलन ज्ञात करने की बात की जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वो फंक्शन ही प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए इसी प्रकार हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है सर, कि कोई भी एक फंक्शन हो, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका एक साथ बहुत सारा फंक्शन, जैसे एफ एक्स प्लस में कोई मान लिए कि कोई फंक्शन जी एक्स हो, या कोई फंक्शन आगे जाकर के अगर आर एक्स कोई फंक्शन होता है और उसका अगर एक्स के सापेक्ष हमें क्या करनी है, समाकलन करनी है। तो समाकलन जब करनी होती है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे और तोड़ कर लिख सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इंटू में डी एक्स, बीच में यदि यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, अगर मान लीजिए खुदा न खास यहाँ माइनस है तो क्या दे देंगे, माइनस देंगे। उसके बाद अगला जो फंक्शन आ जाएगा वो क्या है आपका जी एक्स है, तो जी एक्स इंटू डी एक्स होगा। अगर आगे भी अगर मान लीजिए कि प्लस माइनस कोई भी चिन्ह हो, आर एक्स हो, तो उससे हम लोग क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का समाकलन ज्ञात करेंगे। ये था हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर 2। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा ये कहता है सर कि कोई फंक्शन आपका एफ एक्स दे रखा हो और इस फंक्शन में अगर कोई के अचर राशि से गुना किया गया हो और एक्स के सापेक्ष जब समाकलन करनी हो, तो अगर उसका समाकलन करते हैं तो करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि कांस्टेंट राशि को सबसे पहले हम लोग बाहर कर लेते हैं, और बाहर करके जो भी एफ एक्स आपका फंक्शन होता है उस फंक्शन का हम लोग क्या निकालते हैं, तो समाकलन निकालते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 था। इसी प्रकार से प्रॉपर्टी नंबर 4 आएंगे। प्रॉपर्टी नंबर नंबर 4 में देखिए क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो रिलेट है वो थर्ड से ही रिलेट है। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई एक फंक्शन दे दिया, ठीक है सर, मान ली कि एक कोई फंक्शन है, ठीक है, तो ई फंक्शन मान लीजिए k1 हो गया, यहाँ कोई फंक्शन एफ एक्स हो गया। इसी प्रकार से आपका और भी तो फंक्शन जुट या घट सकते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ k2 और f1 यहाँ मान लेते हैं, इसको f2x मान लेते हैं। इसी तरह से आपका ये फंक्शन अगर मान लेते हैं कि के एन और फंक्शन एफ एक्स यानी एन तक जाता है, तो इस फंक्शन का यदि हमको समाकलन करनी है तो समाकलन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले k1 सब जिस तरह से हमने यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम लोग देखा था, वैसे ही प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, पहले k1 को बाहर कर लेंगे, f1x का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसी तरह से प्लस माइनस है तो प्लस माइनस डॉट 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 डॉट, अगर मान लीजिए कि kn आता है तो यहाँ लिख लेंगे कौची कि एफ एन और इंटू में x और क्या हो गया, dx हो गया। यानी हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का उपयोग कर करके, ये गुणधर्म का उपयोग करके हम लोग आगे चल के हम लोग समाकलन प्राप्त करेंगे किसी फंक्शन का। इतना बात समझ में आया? तो चलिए इसे नोट डाउन कीजिए और आगे अब हम लोग पढ़ेंगे निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन की प्राप्ति। चलिए बच्चों, अब देखिए जैसे कि यहाँ हम लोग क्या देखें कि c का मान 0 रख रहे हैं, या c का मान 1 रख रहे हैं, या c का मान 2 रख रहे हैं, या c का मान -1 रख रहे हैं, तो फंक्शन जो हमें प्राप्त हो रहा है वो फंक्शन हमें देखिए यहाँ अगर 0 रखते हैं तो x² मिला, अगर 1 रखते हैं तो x² + 1 मिला, और यहाँ पे रखते हैं 2 तो x² + 2 मिला, अगर यहाँ पे -1 रखते हैं तो x² - 1 मिल रहा है। यानी बात यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि अगर इस तरह के कोई भी फंक्शन होता है, यदि x² + 2 हो या x² + 3 हो या x² + 4 हो, इस तरह से यदि आपका जुड़ा हुआ है तो हम लोग ये कह सकते हैं बाबू कि हमेशा इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2x आएगा। अब यहाँ पे 2x प्राप्त होगा, तो अगर मान लीजिए कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें कैसे पता रहेगा कि यहाँ पे x² के साथ में 1 जुड़ा हुआ है, 0 जुड़ा हुआ है, या 3 जुड़ा हुआ है, या 4 जुड़ा हुआ है, ये तो पता नहीं है। इसीलिए इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इंटीग्रेशन में एक अनंत के रूप में हम लोग क्या करते हैं, c को जोड़ते हैं, यानी अचर के रूप में c को जोड़ते हैं, और c का मान कुछ भी हो सकता है। इतना बात समझ में आया? तो चलिए अब हमें ये एफ एक्स प्राप्त हुए।
अब ये एफ का सारे का हम लोग ग्राफ बना करके देखते हैं कि किस तरह से इसका ग्राफ आती है। तो चलिए देखा जाए। जैसे देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे अपना एक्स ये वाई अक्ष ले लिया गया। चलिए यहाँ से हम लेते हैं एक्स अक्ष और नीचे की ओर लेते हैं। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये इसका मूल बिंदु हो गया। अगर बात किया जाए यहां से अगर हम लेते हैं तो मान लीजिए कि ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, 2 3, ये लेते हैं -1 -2, इस तरह से। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ यानी सी का वैल्यू 0 है, यानी मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, और इसका जो ग्राफ होगा इस तरह से हमको ये प्राप्त होगा। ये जो ग्राफ हो गया ये किसका आ गया, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमको मिला। उसी प्रकार से अगर हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ करते हैं तो इसका जो ग्राफ हमें प्राप्त हो जाएगा इस तरह से प्राप्त होगा, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, y इक्वल टू बोल दो, या फंक्शन क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ हो गया। इसी तरह से आप लोग और देखिए, जैसे हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं बाबू कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया 2 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का यदि ग्राफ बनाया जाए तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का जो ग्राफ बनाया हम लोग इस तरह से प्राप्त हो गया। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया 2 आ गया। अब आगे की ओर आता है एक्स स्क्वायर -1, तो जब एक्स स्क्वायर -1 का यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो इसका जो ग्राफ आ रहा है देखिए कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ y अक्ष से होकर इस तरह से गुजर रहा है। ये आपका y अक्ष से पूरा होकर गुजर रहा है, तो जब ये y अक्ष पूरा यहाँ -1 से होकर के गुजर रहा है तो हम लोग ये कर सकते हैं ये जो ग्राफ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ गया 1 आ गया। यानी कहने का मतलब, यहाँ दिखाने का मतलब ये है कि केवल c का मान अदल बदल रहा है, यानी बदल रहे हैं। यानी कभी देखिए यहाँ ग्राफ आ रहा है, यहाँ ग्राफ आ रहा है, कभी यहाँ से ग्राफ खींचा जा रहा है, लेकिन ग्राफ का बनावट क्या है, एक ही तरह का है। बात समझ में आया? यानी ग्राफ का जो ग्राफ हम लोग का दे रखा है वो हम लोग का बनावट क्या है, रचना एक ही तरह से है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो पूरे जो फंक्शन है वो आपका केवल मतलब इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो हमेशा सब का एक ही तरह से मिलेगा और इसका समतुल्य हमको प्राप्त होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए तो नोट डाउन कीजिए इसे। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि अनिश्चित समाकलन में निरीक्षण विधि का उपयोग करके हम लोग किस तरह से समाकलन निकालते हैं, और इसके पश्चात हम लोग देखेंगे गुण धर्म का उपयोग करके किस तरह से समाकलन की प्राप्ति हम लोग को होती है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं निरीक्षण विधि से किस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपका कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं सर। एग्जाम्पल हम लोग ये लिए कि पहला क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन लिए कि cos 2x का समाकलन निरीक्षण विधि से ज्ञात करें। निरीक्षण विधि से ज्ञात करें। निरीक्षण विधि से ज्ञात करें। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारा निरीक्षण विधि से हम लोग का इंटीग्रेशन निकलता है। और चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब निरीक्षण विधि की बात की जाएगी तो सबसे पहले निरीक्षण विधि का उपयोग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो फंक्शन दिया हुआ है सबसे पहले उसमें हम लोग खोज ये करेंगे कि वो जो फंक्शन दिया हुआ है किस फंक्शन का अवकलज होगा। यानी हमें यहाँ ज्ञात करनी है सर कि तो cos 2x का यदि हमको समाकलन सबसे प्रथम ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम लोग ये खोजेंगे कि cos 2x किस फंक्शन का अवकलज होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं सर कि cos जो होता है वो साइन का अवकलज होता है। क्या होता है? cos जो होता है वो साइन का अवकलज होता है। तो सबसे हम लोग आसानी भाषा में इसको बनाएंगे
क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे सर कि cos 2x होता किसका है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो cos 2x जो आपका फंक्शन जो है वो अवकलज किसका है, तो sin 2x का ही होगा। तो हम लोग आंख मूंद करके पहले हम लोग क्या करते हैं कि sin 2x का अवकलज ज्ञात कर लेंगे x के सापेक्ष। तो यदि हम लोग यहाँ ज्ञात करते हैं sin 2x का अवकलज, तो हम लोग जानते हैं कि sin x का अवकलज क्या होता है बउआ, तो cos 2x होता है। और यदि बटा में आपका 2 लगा, एंगल में 2 लगा हुआ है तो इनटू में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या ज्ञात कर लिए, अवकलज। अब अवकलज ज्ञात कर लिए, अब इसके बाद पुनः ही हम लोग को क्या ज्ञात करना है, समाकलन। तो देखिए अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है d और क्या हो गया sin 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो 2 cos 2x लिख सकते हो। अब क्या करेंगे कि जो ये dx डिवाइड में इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो अगर इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी लिख सकते हैं कि d sin 2x इक्वल टू 2 कांस्टेंट 2 हो गया और cos आपका 2x और इनटू में क्या हो गया, dx हो गया। इसके पश्चात दोनों तरफ हम लोग साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। तो चलिए अगर यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे दिए, यहाँ पे भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे दिए, तो देखिए यहाँ पे यदि हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि देखिए आप लोग को बताया गया था कि कोई कांस्टेंट होता है, अगर x के सापेक्ष अगर कोई कांस्टेंट का यानी हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, x ही प्लस c लिखते हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी फंक्शन होता है वही देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका sin 2x है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, sin 2x होगा। यानी अर्थात इसका यदि समाकलन निकाला जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं सर कि इसका जो आएगा वो sin 2x और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, और बराबर में कितना है तो 2 और cos 2x इंटू में dx। यानी हमको ज्ञात करना था कि cos 2x का समाकलन कितना होगा। तो चलिए cos 2x को इधर रख लेते हैं, बाकी 2 को उठा के उधर ले जाएं, तो cos 2x इंटू में dx इक्वल लिख सकते हैं कि 1/2 sin 2x और प्लस में क्या प्राप्त हो गया, c प्राप्त हो गया। तो ये हमारा था निरीक्षण विधि द्वारा किसी भी फंक्शन का समाकलन ज्ञात करना। और जब भी निरीक्षण विधि से आपको समाकलन ज्ञात करने की बात करती है तो सर्वप्रथम आप ये खोजिए कि जो फंक्शन दिया गया वो फंक्शन किस फंक्शन का अवकलज होगा। कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख करके हम लोग निकालते हैं निरीक्षण विधि द्वारा ही। अब जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग चल लिए तो अलजेब्रा में हम लोग चल कर देखते हैं कि किस तरह से प्राप्त होगा। चलिए बच्चों एग्जाम्पल एक हम लोग ये लिए हैं कि x के पावर 3 का समाकलन निरीक्षण विधि से ज्ञात करें। यानी निरीक्षण विधि द्वारा हमें क्या ज्ञात करनी है, समाकलन ज्ञात करनी है। तो पहला हम लोग का काम यही है कि ये खोजना है कि जो ये फंक्शन दिया गया है ई फंक्शन का ई फंक्शन किसका अवकलज होगा। तो हम लोग अवकलज में क्या पढ़े थे कि अगर x के पावर n होता है और dx होता है तो उसे हम लोग क्या लिखते हैं, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 लिखते हैं। तो देखिए अगर यहाँ n फंक्शन था तो यहाँ कितना आ गया, n माइनस 1 आ गया। वैसे ही तो मान लीजिए कि अगर हमको इसका अवकलन देखना है तो ये 3 दिया गया, यानी एक कम हुआ होगा तो किसमें से एक कम होगा तो 3 आएगा। तो हम लोग ये जानते हैं अगर 4 में से अगर एक करते हैं कम तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 3 प्राप्त हो जाएगा। यानी हम लोग अगर पावर में अगर x के पावर 4 होता, यानी ये जो आपका दे रखा है फंक्शन ये आपका अवकलज है x के पावर 4 का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल करते हैं और x के पावर 4 का पहले हम लोग निकालते हैं अवकलज। तो dx लिखेंगे। अब इसका अवकलज निकालो तो क्या जाएगा, 4 इंटू एक्स के पावर कितना आ गया, 3 आ गया। बस काम वही करनी है कि dx को उठाना इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में, यानी लिख लेंगे क्या कि dx के पावर आ गया 4 बराबर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन साथ में लेते चलते हैं, 4 इंटू एक्स के पावर 3 और इंटू में क्या आ गया, dx आ गया।
अब क्या करनी है कि ई वाला जो फंक्शन 4 है, 4 को उठा के इधर ला देनी है। और अभी हम लोग बताएं कि जो आपका अगर यहाँ कांस्टेंट होता है और जो आपका डी के अंदर ब्रैकेट में हो वही आपका इसका इंटीग्रेशन होगा। लिख सकते हैं इसको x के पावर 4 और ये 4 इधर गुना में था तो इधर आ गया था किस में हो गया, भागा में, और कांस्टेंट के रूप में प्लस में c ले लिए। यानी लिख सकते हैं कि x के पावर 3 इंटू डी एक्स, यानी x के पावर 3 इंटू डी एक्स का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो x के पावर 4/4 और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। तो ये था निरीक्षण विधि। अब हम लोग चलने वाले हैं अनिश्चित समाकलन के गुण धर्मों के उपयोग करके समाकलन निकालना कि किस तरह से हमारा समाकलन निकलेगा। तो चलिए तब तक इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद चलिए अब हम लोग करते हैं और आगे एग्जाम्पल लेते हैं और बताते हैं।